Morning, everyone. A very happy new year, first of all. Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. Happy New Happy Year, New Year. sir. Happy New Year. ओके सो दिस सेमेस्टर हम लोगों का जो सब्जेक्ट होगा वो साइबर लॉ होगा एंड आपका ये सेम का ये फर्स्ट लेक्चर ही हम लोगों के सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है एंड एज वी नो द पैटर्न मैं सारे नोट्स आपके साथ एट वंस ओनली आई विल शेयर द कंप्लीट नोट्स। मैंने फ़िलहाल के लिए तो सी आर को भौमिक को ऑलरेडी व्हाट्सएप कर दिया है नोट्स, सो हिल शेयर विथ यू। क्लासरूम पे भी मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है जो भी है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल क्लासरूम एज वेल। एंड सेकेंड थिंग, लास्ट टाइम अगर आपको ऐसा हुआ था कि हम लोग जब फाइनल थियरी डिस्कस कर रहे थे उसके बाद में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट हो रहा था या रिवीजन लेक्चर जब हम लोगों ने कंडक्ट किया तो थोड़ा टाइम लग गया था, वॉट एवर माइट बी द इशू। सो ये टाइम पे आप वो सेम चीज़ों को आप मुझे बताते जाओ। सो अगर रिविजन अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक का चाहिए तो हम लोग कंटिन्यूसली ड्यूरिंग आवर लेक्चर सेशन ओनली विल रिवाइज फ्यू थिंग्स, राइट। सो एट द एंड हम लोग पूरा सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते। So unit by unit, when we complete with our syllabus, at that point of time itself, if you ask me to revise few things, it is very simple. It is very feasible. But at the end, if you ask me to revise first 2 units or 3 units, that is not possible because complete units revise करना वो possible नहीं होगा। हाँ, कोई एक specific topic अगर रहेंगे that we can do and as we know the pattern last semester wise, ये सारे जो lectures है ये record होंगे आपको YouTube पे, इसका same recording भी available होगा। So by chance if you miss something you can revisit those lectures there as well। and cyber law जो है वो मैं तोलानी में भी ले रहा हूँ, सो उसके भी लेक्चर सीरीज जो है वो मैंने अपडेट किए हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे 2 लेक्चर मेरे ऑलरेडी हो गए, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है। भौमिक के साथ मैंने लिंक भी शेयर किया था। ओके सो Yes, sir. हाँ, सो आई थिंक ग्रुप में शेयर किया ना तूने भौमिक? हाँ सर, सबके साथ किया मैंने। ओके ओके सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी गॉट फर्स्ट 2 लेक्चर्स। अगर किसी ने देखा रहेगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ गया रहेगा। हम लोग अभी अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट शेयर नोट्स विथ यू। होप पीडीएफ इज विजिबल टू एवरीवन। यस। Yes, sir. Yes, sir. बिफोर वी स्टार्ट विद आवर सब्जेक्ट हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। I'll just share my complete screen. That would be better. I hope browser is visible to everyone. Yes, sir. So now if you notice कि हम लोगों को certain things जो डिस्कस करना है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको ये एक ही सेमेस्टर में वी हैव अ लॉ काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट, यही सेम में इसके बाद कभी है नहीं, और यही सेम में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे वो समझना है। अब जो हम लोगों का ये यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, सारे यूनिट्स में आपको कुछ अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग रूल्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग कैसे किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग XYZ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग and allowing some person, or how can we allow a freedom to other people virtual world में, because as we know आपने कभी न्यूज़ में भी सुना रहेगा in today's era we there are many people who are there with, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लोगों का 2 पर्सनालिटी होते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटीज़। तो आज के टाइम पे दिस कंसेप्ट इज वेरी पॉपुलर विद रिस्पेक्ट टू वर्चुअल वर्ल्ड एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इफ समवन in a real world is not that capable or not that hero kind of person front of their friends or classmates or something,
तो जो वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता है ना, वो फिर खुद को इमिटेट करने का ट्राई करते हैं ऑन अ वर्चुअल वर्ल्ड। या फिर बहुत बार लोगों का टोटली एक अपोजिट पर्सनालिटी जो है वो हम लोग को मिलता है ऑन अ वर्चुअल वर्ल्ड। लाइक रियल वर्ल्ड में कोई पर्सन रहते हैं जो कभी किसी को हेल्प नहीं करते, बट ऑन वर्चुअल वर्ल्ड दे बेसिकली शेयर गेम्स, उसके क्रैक, मूवीज, नोट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हो गया, रियल वर्ल्ड में इफ समवन आस्क यू, यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर टोटली अपोजिट ऑफ योर रियल वर्ल्ड पर्सनालिटी ऑन अ वर्चुअल वर्ल्ड, जहाँ पे आपके पास जो भी कुछ है वो आप और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इट माइट बी फॉर मनी, इट माइट बी जस्ट फॉर हेल्पिंग अदर्स, या फिर अपना कम्युनिटी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, वॉट एवर वी कैन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी अपना पर्सनालिटी बेटर बनाने के लिए जो रियल वर्ल्ड में वो नहीं कर पाते हैं, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में वो अपना पर्सनालिटी बढ़ाता है, गेमिंग वर्ल्ड में बढ़ाता है, जिससे बहुत सारे लोगों के सामने दे फील और दे कैन प्रेजेंट देमसेल्व्स एज अ हीरो। एंड एज अ रिजल्ट बहुत बार क्या होता है कि वो जो पायरेसी नाम का एक चीज़ होता है, वो एक पैटर्न फॉलो करता है, खुद को हीरो या खुद को बाकी लोगों के सामने सुपीरियर प्रेजेंट करने के लिए, या और लोगों को हेल्प करने के लिए फॉर एनी XYZ पर्पस या XYZ बेनिफिट्स जो भी है। अब यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि कभी आप क्या चीज़ किसके साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट आर द रूल्स रेगुलेशंस। अगर आप वो फॉलो नहीं करते, सॉरी, अगर आप वो फॉलो नहीं करते सो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। या फिर आपका मटेरियल कोई आपसे पूछे बिना अगर शेयर करता है, दैट इज़ पायरेसी होता है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं। एंड लेट मी गिव यू वन वेरी क्लियर थिंग बिफोर वी स्टार्ट विद आवर सब्जेक्ट। इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, लिटरेसी रेशियो, लिटरेसी मतलब लिटरेट पीपल बहुत ज़्यादा है, बट डिजिटली इलिटरेट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है दो वर्ड्स के बीच में का डिफरेंस। यू कैन फाइंड मैनी पीपल हु आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बहुत सारे ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे, या बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आपको मिलेंगे हु आर लिटरेट पर्सन, मतलब पढ़े लिखे हैं, बट दे आर डिजिटली इलिटरेट। मतलब अगर ऑनलाइन उनके साथ कुछ फ्रॉड या क्राइम होता है, अगर ऑनलाइन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, देन हाउ टू सॉल्व या हाउ टू फाइल अ केस अगेंस्ट दोज प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग, कि उनको ये भी पता नहीं रहता है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है मोस्ट ऑफ टाइम, या फिर उनके कोई रूल्स साइबर वर्ल्ड पे वायलेट हो रहे हैं, ये भी उनको पता नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि बहुत बार आपके फ़ोन में हम लोग, आई मीन नॉर्मली वेन एवर वी इंस्टॉल डिफरेंट मोबाइल ऐप्स इन आवर फोन, इट आस्क यू फॉर सो मेनी परमिशंस। इट मीन्स आपका प्राइवेसी जो है वो वहाँ पे वायलेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट मोबाइल ऐप, because it allows you to give access to SMS, calls, camera, your current location, GPS location, etc etc, right? So it means आप समझो कि अगर कोई मोबाइल ऐप अगर मैंने बनाया हुआ है, I'll give you a real life example। जो 2016 में जो डोनाल्ड ट्रम्प US प्रेसिडेंट है, उनका जो इलेक्शन हुआ था, वो टाइम पे एक न्यूज़ स्प्रेड होता है सडनली आफ्टर ही विंस दैट इलेक्शन कि एक कंपनी है, XYZ कंपनी, उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया था। अब ये जो मोबाइल ऐप है, इस पे आप साइन इन करने के लिए बहुत सारे लोग फेसबुक से साइन इन कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिया था, साइन अप का ऑप्शन दिया था। तो आप देखो कि बहुत सारे जो एप्स या एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे यू विल डायरेक्टली गेट अ ऑप्शन टू साइन इन और साइन अप फ्रॉम गूगल और फेसबुक और इन ट्विटर, सच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स।
तो उसका बेनिफिट क्या होता है, आपको पूरा साइन अप फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपका जो डिटेल वहाँ पे होता है वो सेम डायरेक्टली यहाँ पे ये मोबाइल ऐप पे एक्सेसिबल हो जाता है एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट यूजिंग दैट ऐप। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो आपका टाइम बचता है। तो एक कुछ टाइम पास ऐप बनता है जो बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं। आई थिंक मोर देन 5,000 पीपल। ओके, उससे बहुत ज़्यादा लोग, और ये सारे लोग जो है ये फेसबुक से साइन इन करते हैं। अब क्या होता है बेसिकली कि फेसबुक जो है, आई मीन 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे फेसबुक ने जो थर्ड पार्टी एप्स है उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपरली मेंशन नहीं किए थे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये जो मोबाइल ऐप है ना उसके ऊपर लोगों का लोकेशन, जीपीएस लोकेशन एग्जैक्टली पता चलता था। ये सब मैं न्यूज़ में बात कर रहा हूँ, न्यूज़ में जो आया था। तो बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रम्प है प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंशियल शिप के लिए वो टाइम पे जो पार्टिसिपेट कर रहा था, अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रहे थे, वो ये ऐप के थ्रू चेक कर रहे थे कि उनके जो फॉलोअर्स है जो फेसबुक पे उनके पोस्ट को रीशेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उसके ऊपर अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके जो फॉलोअर्स है वो सबसे ज़्यादा फिलहाल कौन से एरिया में या कौन से रीजन में, और वहाँ पे ही वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स प्रिपेयर कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ऐसे लोकेशंस ही सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एरियाज़ जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स है ही नहीं, और वहाँ पे अगर मैं पॉलिटिकल कैंपेन भी कर रहा हूँ सो इट इज़ यूजलेस बिकॉज वो लोग मेरे अपोनेंट को ही वोट करने वाले हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम एट सच लोकेशन आई कैन डायरेक्टली फोकस और मेक माई पोजिशन मोर स्ट्रोंगर एट अ लेवल और एट अ प्लेस जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स ऑलरेडी है, जिसको मैं और बढ़ा सकता हूँ, जिनको मैं और कन्विंस कर सकता हूँ टू वोट फॉर मी ओनली। ये सेम चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन टाइम पे होता है एंड ही विंस द इलेक्शन एंड रिजल्ट आपके पास है। बाद में वो कंपनी का पता चलता है, सडनली वो ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउन हो जाता है। फेसबुक अपोलोजाइजेस कि उसने थर्ड पार्टी ऐप्स के पास रिस्ट्रिक्शंस इतने नहीं रखे हैं। उसके बाद में दे चेंज दे प्राइवेसी पॉलिसीज, थर्ड पार्टी ऐप्स को वो बहुत लेवल तक रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं। जो कंपनी के थ्रू ये सब होता है वो कंपनी का जो पर्सन है वो टेड टॉक्स टाइप जो शो होता है वहाँ पे आके जोश जोश में ऐसा कुछ बोल जाता है, उसके बाद ये सब बाहर आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 2009 और उसके बाद के जो 2013-14 में जो हम लोगों के इलेक्शंस हुए थे इंडिया के, उसमें भी ये सेम कंपनी ने ऑनलाइन ऐसे कैंपेन्स यूज़ करके लोगों के प्राइवेट इंफॉर्मेशन यूज़ करके जो हम लोगों के इंडियन इलेक्शंस थे उसको भी इन्फ्लुएंस किया था। So basically, that company was very well in touch with Congress as well as BJP. So 2014 में जो मोदी वेव चला था उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो यही सेम कंपनी था। आई एम नॉट गिविंग यू एनी नेम और समथिंग बिकॉज ये यूट्यूब पे जा रहा है, बट दिस इज जस्ट अ हिंट, आप जाके चेक कर सकते हो। तो वो कंपनी अभी ऑफकोर्स वो कंपनी है नहीं, नाम चेंज हो गया, जो पर्सन है वो सब लोकेशन सब कुछ चेंज हो गया, तो वो अभी आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कांग्रेस का भी एक सिमिलर ऐप था, और जैसे ही न्यूज़ में ये सारी चीज़ें चल रहे थे 2017 अराउंड, वो टाइम पे सडनली न्यूज़ में आता है कि कांग्रेस टू हैव सच एप्लीकेशंस जो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, and that application also asks for many such confidential information like your SMS calls and your current locations, your camera। तो उससे आपका बहुत सारे एक्टिविटीज़ वो ट्रैक कर रहे थे, और उसके बेस के ऊपर दे बेसिकली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल विद द हेल्प ऑफ देयर कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। मतलब वो अपने इलेक्शंस जीतने के लिए आपके ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो यूएस में ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए, न्यूज़ में इतना बड़ा इशू हुआ। इंडिया में ये हुआ, इंडिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स कि वी हैव डिजिटली इलिटरेट पीपल जिनको पता नहीं चल रहा है कि उनके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी ने हायर किया हुआ कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सनल या इंफॉर्मेशन जो है वो मिसयूज़ कर रहा है अपने पॉलिटिकल कैंपेन, अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए। तो
ये सारे जो चीज़ें होते हैं ना, ये हम लोगों को आज भी नहीं पता है। आईटी रिलेटेड जो पर्सन्स रहते हैं उनको भी बहुत बार नहीं पता रहता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि मैं आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस वन प्रोफेसर हु इज फ्रॉम आईटी इटसेल्फ टू यूज मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग, यू कैन से रेदर, कि दिस इज द सेफ वन। एंड वो उसका बिलीफ ये था कि समवन कैन इजीली हैक माय अकाउंट, मेरे इन पासवर्ड कोई भी ले सकता है और उससे मेरा अकाउंट में से पैसा जो है वो कोई भी विड्रॉ कर सकता है। सो यू कैन सी कि एक आईटी प्रोफेसर एक आईटी प्रोफेसर अगर ऐसा बोलता है कि ही डोंट बिलीव ऑन ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग बिकॉज उसका पासवर्ड इजीली हैक हो सकता है, उसका अकाउंट कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो हम लोग नॉन आईटी लोगों को इजीली कन्विंस कर ही नहीं सकते। सो दैट लेवल ऑफ डिजिटल इलिटरेसी स्टिल गेटिंग। Okay, so now we'll start with our project. So very first thing, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, we have IT Act 2000। अब मैं आपको सर्टन कुछ चीज़ें बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। फर्स्ट, मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। अब देखो, फर्स्ट मिस वर्ल्ड अगर आप देखेंगे ना, जब इंडिया में एक पैटर्न चालू होता है, यहाँ पे ये वाला आपको पता चलेगा। सो वी हैव इन द ईयर 1904 या 95, वो टाइम पे वी हैव ऐश्वर्या राय। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि वी हैव सुष्मिता सेन, मिस यूनिवर्स, बराबर है। तो ये जो एरा है ये 94 95 का एरा है, ठीक है, ये वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो उसके बाद अगर आप देखेंगे, पेप्सी का ऐड आता है, वेरी फर्स्ट ऐड। एक टाइम होता है जो सचिन का ऐड आता था, ये देखो, ये दूरदर्शन पे भी आ रहा था। मतलब ये भी बहुत पुराना टाइम है, ठीक है, वो ही सेम एरा है 96 97 के टाइम का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एक कंपनीज जो इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो सडनली जब इंडिया में आने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो इंडिया में कभी आ सकता है। फर्स्ट, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इंडिया में कब आ सकता है? जब इंडिया से कोई एक लड़की मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बने, तो क्या होगा कि ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे फॉर द सेम रीजंस, बराबर है। तो आप देखो कि 94 एंड 95 के पहले यू डोंट फाइंड मैनी इंडियन गर्ल्स या इंडियन वीमेंस जो ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीत रही थी। रेयरली यू विल फाइंड समवन, ओके, रेयरली यू विल फाइंड समवन, वो भी सालों पहले। सो बेसिकली क्या होता है, इंडिया में हम लोगों ने एक एलपीजी रिफॉर्म लिया था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इससे ये देखो, यहाँ से आपको बहुत इजीली समझेगा। सो ये क्या हो रहा था, बेसिकली हम लोग पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे हैं ना जो कंपनीज को, वो कंपनीज को हटा के हम लोग प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा ला रहे थे। देन ग्लोबलाइजेशन, मतलब हम लोग बाकी इंडिया को, हम लोग इंडियन कंपनीज को हम लोग दूसरे कंट्रीज में बिजनेस करने के लिए अलाउ कर रहे थे। एट सेम वे बाहर की कंपनीज को इंडिया में ला रहे थे, मतलब इंडिया का कनेक्शन हम लोग दूसरे कंट्री से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। जैसे आज के टाइम पे देख लो, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपका सॉफ्टवेयर एक कंट्री में बनता है, उसका चिपसेट जो है वो दूसरे कंट्री में बनता है, उसके जो ऊपर जो ग्लासेस लगते हैं वो तीसरी कंपनी में बनता है, और कोई फोर्थ कंपनी में ही वो सब साथ में असेंबल होता है। देन थर्ड थिंग इज लिबरलाइजेशन, लिबर्टी मिलना चाहिए। लिबर्टी मतलब बिफोर 1991 जब इंडिया में ये रिफॉर्म्स नहीं लिए थे, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइसेंस राज बोलते थे हम लोग। मतलब कुछ भी अगर आपको काम करना है ना, तो आपको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा।
अदरवाइज अगर आप बिना पैसे दिए, बिना ब्राइब किए, अगर आप डायरेक्टली अगर कुछ काम करने की ट्राई करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे, तो उसका लाइसेंसिंग प्रोसेस ही इतना टीडियस था कि आपका बहुत सारा टाइम उसमें निकल जाता था। लाइक अभी आप देखो कि अगर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इफ आई रिक्वायर सम गुमास टाइप ऑफ अ लाइसेंस, इफ इट टेक्स लाइक 1 year, 2 year, 3 years, तो कोई बिजनेस चालू करने का बाद में सोचेगा ही नहीं ना। और अगर मैं ब्राइब करता हूँ तो सडनली मेरे पास मेरा जो लाइसेंस है वो आ जाता है। तो ये जो ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल था वो हम लोगों ने यहाँ पे कम किया। जो टीडीएस प्रोसेस था लाइसेंसिंग के लिए, 10 चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी उसको हम लोगों ने धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई किया, सो दैट कंपनीज का काम जो है वो सिंपल हो जाए और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना रहे। तो ये सारा चीज़ें हम लोगों ने किया, और उसके बाद आपको पता चलता है कि धीरे धीरे इंडिया का इकोनॉमी जो है वो ऊपर आता है। अब ये जो एलपीजी रिफॉर्म लिए ये हम लोगों ने कब लिए? 1991 में। सो मतलब इंडिया का हालत ये टाइम पे बहुत ख़राब था। आई गिव यू वन एग्जांपल। 1989 जो है वो टाइम पे वो टाइम के जो हम लोगों का पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, उसको बॉम्ब से उड़ा देते हैं। उसके बाद में और एक पीएम आता है जो 2 साल के लिए रहते हैं। उसके बाद में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आता है जो अगेन ये टाइम पे ही होता है। और ये जो लिबरलाइजेशन के टाइम पे जो मेन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर के पास था। और वो फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज कांग्रेस के टाइम पे जो थे ना, मनमोहन सिंह, वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है। उसने ये सारे रिफॉर्म्स लाए थे। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो नरसिम्हा राव है। तो वो उन्होंने मिलके ये रिफॉर्म्स लेके आए, बराबर है। बिकॉज वो टाइम पे हम लोग के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए था। वो लोन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो लोन जो है वो यूएस के थ्रू सैंक्शन होता है। ये एरा वो था जिसमें आप देखोगे तो यूएस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस जो था वो पाकिस्तान के साइड पे था। तो वो हम लोग को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, हम लोग का इकोनॉमी खड्डे में गया था। एक प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दिया है, हिंदू मुसलमान दंगे चल रहे हैं यहाँ पे, और भी बहुत कुछ हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी खड्डे में जाता है। आपने वो स्कैम ऑफ 1992 भी देखा रहेगा। तो वो टाइम पे शेयर मार्केट गिर जाता है। वो और एक डिजास्टर काइंड ऑफ अ सिचुएशन हो गया। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रहे हैं, और उसकी वजह से हम लोगों के जो इकोनॉमी है उसको बचाने के लिए वी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ लोन। और वो लोन देने के लिए बाहर के कंट्रीज जो बैंक को कंट्रोल कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक, यूएस उसको कंट्रोल कर रहा था। तो यूएस को क्या चाहिए? अपने बिजनेसेस, अगर आप यूएस की कंपनीज को अगर आप इंडिया में अलाउ कर रहे हो तो ही वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अदरवाइज वर्ल्ड बैंक लोन नहीं दे सकता यूएस को पूछे बिना। तो अब अगर आपको लोन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। और जो कंपनीज इंडिया में आते हैं उनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत दो, उनका काम करने का प्रोसेस को सिंपल कर दो, जल्दी से उनको लाइसेंस मिल जाए, जल्दी से वो अपना काम चालू कर सके। ऐसा लिबर्टी प्रोवाइड करो, वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट साइड से रिस्ट्रिक्शन ना रहे। ये सब पॉइंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न 91 में हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको अप्लाई होते होते 1-2 साल निकल जाते हैं, एंड आप देखो कि 94 से इंडियन गर्ल्स जो है दे स्टार्ट विनिंग मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बिकॉज जो यूएस के जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज थे उनको इंडिया में आना था। उसके बाद में आपको पेप्सी का एड मिलता है। मतलब वो टाइम पे वो कंपनीज जो है वो इंडिया में एंटर होने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो टाइम जो था वो एरा जो था वो तेंदुलकर का था। तो आपको उसके एड्स में आपको तेंदुलकर वहाँ पे मिलता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो ये हम लोग बेसिकली डिस्कस करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स हैं। बट ये सब होने के बाद में अभी तक हम लोग के पास बहुत सारे कंपनीज तो आ रहे हैं, बराबर है। 92 जो टाइम है वो टाइम पे लिनक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है। और उसके साथ में आप देखो कि 93 94 में इंटरनेट जो है ना वो इंट्रोड्यूस होता है यूएस में। मतलब देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर यूजिंग इंटरनेट, ईमेल सिस्टम चालू हो जाता है 94। ओके, ईमेल सिस्टम इन यूएस। तो
जो ईमेल सिस्टम जो है ये वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब इंटरनेट जो है ना वो वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो यूएस में स्टार्ट होता है। अब जब वो फर्स्ट टाइम अगर चालू होता है ना तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं, देन वो अपना बिजनेस को वहाँ पे एक्सपांड करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये सेम कंपनीज जिन्होंने ये सारे पॉइंट्स, वेबसाइट्स चालू किए, अपने ईमेल अकाउंट्स चालू किए जिसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, और इंटरनेट फैसिलिटी चालू किया। अब वो सेम इंटरनेट फैसिलिटी उनको इंडिया में लाना है, लेकिन इंडिया में लाने के लिए उनको प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में टिल द ईयर 1998, ओके, ओके, मैं आपको देखो एक बता देता हूँ। टिल द ईयर 1998 हम लोग के पास कोई भी लॉ नहीं था फॉर साइबर स्पेस, ठीक है, या वी डोंट हैव एनी लॉ, वी डोंट हैव एनी साइबर लॉ, नो साइबर लॉ। अब 1998 में आर गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक स्मॉल एक डिपार्टमेंट चालू किया, ठीक है, जो हम लोगों का आईटी डिपार्टमेंट था। अब बाद में हम लोगों को पता चला कि बड़े एक इंडिया लेवल के बड़े कंपनी के लिए अगर रूल्स बनाने हैं, आईटी एक्ट अगर बनाना है, तो ये छोटे डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा। तो उसके बाद हम लोगों ने 1998 में, उसके लेट 1998 में ये जो आईटी डिपार्टमेंट है इसको थोड़ा पावर दिया मिनिस्ट्री लेवल का, और ये सेम मिनिस्ट्री ने धीरे 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 आईटी एक्ट बनाया, और वो आईटी एक्ट हम लोगों ने इन द ईयर 2000 पास किया, जब से आईटी रिलेटेड रूल्स जो है वो इंडिया में अप्लाई होने लगता है। उसके बाद में कम्स 2002 2003 एरा, जहाँ पे याहू मैसेंजर वॉज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे चैट रूम्स हुआ करते थे, सो लोग आके टाइम पास करते थे, साइबर कैफ़े होते थे ये टाइम पे ही। आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम हुआ करता था कि आप जो जो चैट रूम में अवेलेबल है उनको आप मैसेज करो। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो चैट रूम्स अवेलेबल थे ना, इसके बाद में स्टॉकर्स बहुत ज़्यादा आ गए, मतलब स्पेशली आके गर्ल्स को स्टॉकिंग करना, हरेस करना, ये सब पॉइंट्स चालू हो गए। अब ये जो 2000 में बना हुआ आईटी एक्ट था, इसके अंदर और बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी, बहुत बेसिक बना हुआ था, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होते जा रहे थे उसके हिसाब से हम लोगों को इसको भी अमेंड करने की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने कंटिन्यूसली इसको 2004 में अमेंड करते हैं, देन 2006 में अमेंड होता है, और ये जो 2006 वाला जो टाइम है, यहाँ पे हम लोगों ने क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑनलाइन क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए। सेम वे उसको और हम लोगों ने अपडेट किया इन द ईयर 2008, देन 2010 में भी हुआ है, देन 2012, 13, देन 14, धीरे 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 हम लोग अपडेट करते गए। बिकॉज जब फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2000 जब ये आईटी एक्ट बनता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनता है, वो टाइम पे हम लोग के पास कोई इंटरनेट नहीं था। सेकेंड थिंग, इंटरनेट तो नहीं था, उसके साथ में हम लोग के पास कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं था। मतलब जो आज के टाइम पे हम लोग ईमेल अकाउंट्स यूज़ करते हैं, फेसबुक आप देखो कि गूगल ही 2005 के बाद में वो एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो फेसबुक जो आता है ना वो 2008 के बाद में आता है इंडिया में। उसके पहले वो ऑरकुट और ऐसे सब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे। देन 2012 के बाद में आपको पता चलता है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन टाइप की जो कंपनीज है ना, दे आर ट्राइंग टू एंटर इन इंडिया, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स बिजनेसेस चल रहे हैं। अब उसके रिलेटेड भी कोई प्रोविजंस यहाँ पे नहीं थे। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो आईटी एक्ट 2000 में बना था, उसमें हम लोगों ने कोई इनकम टैक्स रिलेटेड रूल्स इतने स्ट्रांगली ऐड नहीं किए थे। आई गिव यू वन एग्जाम्पल।
अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, अमेजोन जैसे जो कंपनीज है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है ना, वो इंडिया से कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नॉट जस्ट अमेजोन, यहाँ पे वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ है। अल वी कैन जस्ट डिस्कस वेरी सिंपल वे कि हम लोग के पास जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है इंडिया में, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री जब वर्क्स एज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो क्या कर रहा है, बायर और सेलर को कनेक्ट कर रहा है। मतलब इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म बायर सेलर को कनेक्ट करने के लिए। ये खुद के जैसे अमेजोन जो है, वी हैव अमेजोन, दिस इज नॉट एनी दिस इज नॉट अ प्लेस जो खुद के प्रोडक्ट बना के बेच रहा है। इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो बायर सेलर को कनेक्ट कर रहा है और बीच में वो कुछ तो कमीशन ले रहा है, ठीक है। अब आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जब से आप अगर ये टाइम भी अगर देखेंगे ना, तो ये कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आप बाहर बाहर जाके जब शॉपिंग नहीं कर सकते, तो मोस्ट ऑफ लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं ना, वो यहाँ से ही कर रहे हैं, और बाहर जा भी सकते हैं स्टिल। आप देखो कि बहुत सारे लोग यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर ईयर्स एंड ईयर्स कि मैंने कोई शॉप में जाके मोबाइल नहीं लिया है। आई जस्ट डायरेक्टली ऑर्डर मोबाइल फ्रॉम दिस प्लेस ओनली, और बहुत सारी चीज़ें। सो कंटिन्यूसली बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स चलते हैं यहाँ पे, और उसके साथ में आप देखो कि वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, तो आप उनके ईयरली जो सर्विसेज है वो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिफाइन हियर कि दिस कंपनीज अर्न्स अ लॉट, हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया और बाकी वर्ल्ड के पास से भी। अब ये जो कंपनीज जितना भी कुछ कमाते हैं ना, वो स्टार्टिंग में इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कैसे चार्ज करना है, वो प्रोविजंस इसमें प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे, जिसकी वजह से जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने से बचे। वो बहुत ज़्यादा अपना प्रॉफिट घर पे लेके गए। इंडिया में उन्होंने प्रॉपरली कोई प्रॉफिट अलाउ नहीं किया, पे नहीं किया, यहाँ से करोड़ों रुपए कमा के। तो वो प्रोविजंस भी हम लोग कैसे ये कंपनीज को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, आप यहाँ से इतना पैसा कमा रहे हो तो आपको इतना % इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं सेलर हूँ, मैंने कोई एक प्रोडक्ट सेल किया है, मतलब मेरे अकाउंट में ऑन डायरेक्ट इतना प्रॉफिट आया, तो उसमें से इतना % मेरा टैक्स कट होगा, मतलब अगर इतना टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है तो। लेकिन आप ना कोई एक प्रोडक्ट बाई कर रहे हो ना सेल कर रहे हो, आप एक सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे बायर और सेलर कनेक्ट होके अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपने खाली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे ये बाय कर रहा है, ये सेल कर रहा है, और आईटी एक्ट के अंदर बायर और सेलर के ऊपर कितना टैक्स अप्लाई होगा वो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। कोई अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और वो भी वर्चुअल टाइप का, तो वो टाइप में क्या लेवल का, क्या लिमिट का टैक्स अप्लाई होगा, वो स्टार्टिंग में हम लोग के पास प्रोविजंस नहीं थे, जिसकी वजह से आप देखो फ्लिपकार्ट तो सालों तक खुद को लॉस में बता रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, हम लोग के पास इतना पैसा ही नहीं है। मतलब वो जीरो टैक्स पे करते थे, ये ऑलमोस्ट जीरो टैक्स, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? बिकॉज हम लोग के रूल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। आपने स्टार्टिंग में जो आईटी एक्ट बना उसके अंदर कोई ऐसा रूल नहीं था कि अगर ये कंपनी अगर ये टाइप का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है तो उनको हम लोगों को इतना टैक्स कंपलसरी देना ही पड़ेगा। ये सारे प्रोविजंस नहीं थे। तो वो धीरे धीरे हम लोगों ने जो आगे के जो अमेंडमेंट किए ना 2010, 2012, 2013, 14 में, 2016 में अमेंडमेंट होते हैं, तो वो सारे अमेंडमेंट्स ऐसे जो फ्रॉड्स होते थे, सॉरी फ्रॉड्स नहीं बोल सकते हम लोग, मतलब ऐसे जो कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया से कमा रहे हैं लेकिन इंडिया को वापस रिटर्न नहीं कर रहे,
उनके लिए ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। उनके लिए यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे अमेंडमेंट्स किए हुए थे कि ये जो लूप होल्स है जिसकी वजह से वो टैक्स देने से बच रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में लेकिन हम लोगों को नहीं दे रहे, तो वो सब बचाने के लिए, वो सब करने के लिए हम लोगों ने ऐसे प्रोविजंस किए हुए हैं, ऐसे अमेंडमेंट्स किए हुए हैं, ठीक है। सो वो आपका IT एक्ट 2000 है। सो ये मैंने आपको एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक। अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स ब्रेक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अब तक हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि लोगों को कोई एक रूल बनाना है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपको पता चलेगा वी हैव टोटल 4 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप बोल सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अ रूल बुक, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द रूल बुक जिसके अंदर बताया गया है कि हम लोग के पास एक लेजिस्लेचर होगा, गवर्नमेंट होगा, जुडिशरी मतलब कोर्ट्स होंगे, बराबर है। या ये जो लेजिस्लेचर है मतलब ये नेता है, ओके। मीडिया मतलब न्यूज़ चैनल्स है। देन वी हैव गवर्नमेंट और जुडिशरी, मतलब ये सारे जो है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारे पावर्स दिए गए कि जहाँ पे बोला गया कि विल बी हैविंग लेजिस्लेचर, जहाँ पे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है स्टेट लेवल पे जो राज्यसभा विधानसभा होता है वो। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है जो ऑफिसर्स होता है, ये जैसे पुलिस ऑफिसर्स है या फिर IPS IAS ऑफिसर्स है, बाकी के जो हम लोग के मिलिट्री फोर्सेस है वो आएंगे। एंड जुडिशली का मतलब होता है कोर्ट रूम्स आता है। और इसके बाद जो एक होता है दैट इज मीडिया होता है, लेकिन उसके ज़रूरत नहीं हम लोगों को फिलहाल के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ रूल बुक जिसके अंदर सारे रूल्स दिए गए कि एक कोर्ट हो सकता है, उसके क्या प्रोविजंस, क्या रूल्स, क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, क्या लिमिट रहेंगे, एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे उनके क्या रहेंगे, और जुडिशियली जो सिस्टम रहेगा उनके क्या पावर्स हो सकते हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उनका क्या रोल रहेगा। सो अब आप अगर देखेंगे जब अभी कोई एक रूल अगर बनता है, जैसे IT एक्ट 2000 अगर फर्स्ट टाइम बना तो वो टाइम पे सबसे पहले क्या हुआ, लोअर हाउस या अपर हाउस में हम लोगों ने एक बेसिक ड्राफ्ट लेके गए हम लोग, ठीक है। बेसिक ड्राफ्ट का मतलब है कि हम लोगों ने एक बिल बनाया जिसको बिल बोलते हैं, बेसिक ड्राफ्ट, कि हाँ ऐसा कुछ रूल होना चाहिए। ये जो रूल है इसको हम लोगों ने या तो लोअर हाउस या अपर हाउस, लोकसभा या विधानसभा, ये दोनों में से कोई एक हाउस में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। हम लोग मतलब जो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर इंचार्ज होंगे, वो वहाँ पे उसको रीड आउट करेंगे। आपने बहुत सा बार वो राज्यसभा विधानसभा के प्रोसीडिंग्स देखे रहेंगे लाइव। बिल जब अगर इंट्रोड्यूस होता है तो डिस्कस करते हैं, कोई एक आके वो बिल पढ़ता है कि हाँ ऐसे कुछ रूल्स रहेंगे, ओवरऑल उसका ब्रीफ प्रोवाइड करता है। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि हम लोगों के पास कैसा एक रूल होना चाहिए, उसको हम लोगों ने सपोज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। वहाँ के लोगों को अगर लगा कि हाँ ऐसा रूल होना चाहिए, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम लोअर हाउस या लोकसभा अगर उन्होंने अपना कंसेंट दिया, कंसेंट का मतलब परमिशन दिया, दे आर अग्रीड विद द न्यू रूल या न्यू लॉ जो बनने वाला है, तो वो क्या होगा, फिर वो लोअर हाउस से पास हो गया, देन इट गोज टू अपर हाउस, ठीक है। अपर हाउस पे वो फिर जाएगा, दैट इज राज्यसभा में। वहां पे भी अगर मेजोरिटी लोगों ने उसको पास कर दिया कि हाँ ऐसा रूल्स होने चाहिए, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको स्टैम्प करेंगे, साइन करेंगे, और फिर वो रूल या लॉ बन गया। उसके बाद में जो हम लोगों के उसके रिलेटेड जो ऑफिसर्स रहेंगे, दे मेक श्योर कि ये रूल्स लोग फॉलो करें,
ठीक है। जैसे आप देखो कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो ये रूल सपोज लोअर हाउस अपर हाउस से पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। अब जो हम लोगों के लोकल अथॉरिटीज़ है, पुलिस है, बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो ऑफिसर्स हैं, दे मेक श्योर कि ये रूल लोग फॉलो करें। और अभी अगर यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव्स का काम रहता है वो रूल को फॉलो कराना, बराबर है, वो रूल लोग पब्लिक फॉलो करे। अगर ये रूल्स जब लोग या पब्लिक फॉलो करते हैं, वो टाइम पे किसी ने फॉलो नहीं किया, कोई डिस्प्यूट हो गए, तो वो केस को लेके हम लोग कहाँ पे जाएंगे? जुडिशरी के पास। मतलब केस यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स जो रहेंगे उनका काम रहेगा वो रूल या लॉ को फॉलो कराना। लेकिन अगर वो फॉलो नहीं होते हैं या उसमें कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है, लीगल प्रॉब्लम्स आता है, किसी ने वो रूल फॉलो नहीं किया, ब्रेक किया, फिर उसके बाद उसने ऐसा कुछ क्राइम किया, तो वो टाइम पे ये लोग वो केस रजिस्टर करेंगे एंड दे फाइल दिस केस टू अ कोर्ट रूम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, वहाँ पे। और फिर वहाँ पे ये केसेस चलेंगे और दिस आर द पीपल हु बेसिकली प्रोवाइड्स अ जस्टिस। ठीक है, ये पैटर्न होता है हम लोगों का। ओके, ये पैटर्न होता है। सो वी हैव लेजिस्लेटर जहाँ पे रूल्स बनते हैं, एग्जीक्यूटिव जो वो रूल को अप्लाई करता है, और वो रूल में अगर लीगल प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कहाँ पे जाता है? कोर्ट में जाता है टू फाइल अ केस अगेंस्ट एनी XYZ पर्सन। ये आपका पैटर्न चलता है। सो वैसा ही पैटर्न फॉलो करके हम लोगों ने यहाँ पे IT एक्ट 2000 भी बनाया। सो जैसे मैंने बोला 1998 में एक छोटा सा डिपार्टमेंट बनता है, IT डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग थोड़ा रिमॉडिफाई करके करके धीरे धीरे मिनिस्ट्री का पोजीशन मिलता है लेट 1998 1999 में, और वो ही फिर IT एक्ट 2000 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट टाइम बना था, बहुत सारे मिस्टेक्स थे, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थे इसमें से। धीरे धीरे हम लोगों ने उसको चेंजेस करके अपडेट करते करते आज के टाइम पे आप देखेंगे तो IT एक्ट 2000 बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, सालों से हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे वैसा वो टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड नए रूल्स बनते जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में कहीं पे कोई रोबोटिक्स नाम की चीज़ नहीं थी जब 2000 में हम लोगों ने बनाया, ना ही 4G 5G सिस्टम्स या 3G सिस्टम्स कहीं पे अवेलेबल थे, ना आज के जैसे स्मार्टफोन्स थे, ना आज के जैसा कोई टेक्नोलॉजी वो टाइम पे अवेलेबल था। तो वो टाइम पे जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल था उसके स्पेसिफिक रूल्स बने थे। टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं वैसे अमेंडमेंट मतलब एग्जिस्टिंग रूल्स को मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, वो भी यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे सिंपल सा नोट्स दिया हुआ है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो दिया हुआ है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द थियरी, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इट माइट पॉसिबल कि हम लोगों को थियरी एग्जाम ना आए, इट माइट पॉसिबल कि MCQs आए, या MCQs का सोचते सोचते कॉलेज खुल जाए और थियरी एग्जाम आ जाए। सो इस बार कोई भरोसा नहीं है और बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस हम लोगों को मिलते रहते हैं, आपको ना मिल जाए इस बार। सो बेटर यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद थियरी क्वेश्चंस इज वेल। और आपको करना क्या है, मैंने अभी आपको जो भी कुछ शॉर्ट में बताया ना, चीज़ों को नोट डाउन करके रखो बहुत शॉर्ट में, ऐसे 4-5 लाइन में। आपको एक आइडिया, एक क्राइटेरिया पता रहेगा। जब ऐसे सिंपल आइडियाज़ आपके दिमाग में रहेंगे ना तो आप MCQs भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे और थियरी क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको एक स्टोरी टाइप बना के बताया सबका, सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो हम लोगों को क्या दिया हुआ, IT एक्ट 2000। अब आपको फर्स्ट जो चैप्टर है ना उसका नाम क्या दिया है, पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट अ वारंट अंडर IT एक्ट। ये आप लोगों का चैप्टर का नाम है, मतलब सेक्शन 80 है IT एक्ट का, जिसको हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एक शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए जो थियरी क्वेश्चन सॉल्व या MCQ सॉल्व दोनों में हेल्प करे आपको। तो जो भी मैं कुछ यहाँ पे आपको अभी रूल्स बताऊंगा ना उसको वहाँ पे नोट डाउन करके रखो। रिमेंबर, बहुत सारे रूल्स हम लोग ये थ्रू आउट दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब आपके पास अपना एक छोटा सा क्रिस्प नोट्स नहीं है ना, तो ये सब्जेक्ट फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सो बेटर कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, आप अपने नोट्स साथ में अपडेट करते जाओ लेक्चर के साथ में। अब मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आपके पास अपना एक बुक अवेलेबल है या नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास अपना एक बुक अवेलेबल है जिसके ऊपर आप जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते जा रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो। सो उसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो, क्राइम्स ऑफ, ओके, इसके पहले आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट एक्ट।
ओके, सो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला है, IT एक्ट 2000 बोला गया है। अब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना करते हुए, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रूल बुक जो है, रूल बुक बोलते हैं उसको, बराबर है, हर कंट्री में क्या चीज़ कैसे चलेगा, किसके क्या पावर्स रहेंगे, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक बड़े से रूल बुक पे लिखा हुआ। अब जब कभी हम लोग ऐसे अलग अलग नए रूल्स बनाते हैं ना, तो वो सारे हम लोग एग्जिस्टिंग हम लोगों का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसके अंदर अपडेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को ये भी पावर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आप अलग से नए रूल्स बना सको, और उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होगा, कौन वो बना पाएगा, क्या रूल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, सो अभी क्या है कि IT एक्ट जो है, यहाँ पे याद रखो, जब कभी हम लोग कुछ रूल्स पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको कहीं पे अगर सेक्शन वर्ड आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है, तो सेक्शन वर्ड जब आता है ना, इट मीन्स कि वो सेक्शन वर्ड का मतलब होता है कि दिस रूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूल हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो बुक है उसमें एक्स्ट्रा रूल्स ऐड नहीं किए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हम लोगों ने कोई एक नया रूल बनाया हुआ है, नए लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, या कोई एक रूल या कोई एक नया जो लॉ बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करके अगर मैं बना रहा हूं ना, तो वो टाइम पे उसके जो प्रोविजंस रहेंगे ना, उसको हम लोग यहाँ पे आर्टिकल से रिफर करेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 30, 40, 50 जो भी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर सेक्शन वर्ड आता है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, वो बुक के बाहर हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई अमेंड किए बिना, अगर यहाँ पे सेक्शन वर्ड आता है तो। और अगर आर्टिकल वर्ड आ रहा है, मतलब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल बुक जो है ना उसके अंदर के जो प्रोविजंस, उसके अंदर जो आपने रूल्स लिखे हुए हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, बहुत क्लियरली याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग IT एक्ट 2000 और उसका सेक्शन 80 डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन वर्ड है, इसका मतलब है कि IT एक्ट 2000 इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल रूल बुक। वो हम लोगों ने एक जो रूल बनाया है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक जो है उसको चेंज किए बिना बाहर हम लोगों ने बनाया है। गेटिंग? सो अगर मैं ये IT एक्ट के अंदर अगर कुछ चेंजेस करता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगर ये मैं रूल डिलीट भी करता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, बट हाँ, ये रूल्स आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर आप कुछ रूल्स बना सकते हो, ये पावर भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मिलता है। वही रूल बुक में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी आप कोई नए रूल, कोई नए लॉ बना सकते हो, और उसके क्या लिमिट्स, क्या लिमिटेशंस रहेंगे, क्या पावर रहेंगे, और किसके पास पावर रहेंगे, और क्या स्टेप्स फॉलो करके आप ना एक नया रूल बना सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया है कि आपको अगर कोई एक रूल बनाना है तो सबसे पहले आपको उसका एक बेसिक ड्राफ्ट, एक बिल, मतलब बेसिक आइडिया, बेसिक आउटलाइन ऑफ दैट लॉ शुड बी प्रेजेंटेड इन लोअर हाउस या अपर हाउस। सपोज लोअर हाउस कंसिडर करते हैं हम लोग, दोनों में से कोई भी एक हाउस में आपको प्रेजेंट करना है, उसमें से पास हुआ तो दूसरे हाउस में जाएगा, और दोनों हाउस में पास हुआ तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये सारे चीजें, ये सारे पॉइंट्स, ये सारे रूल्स जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं लोअर हाउस में, लोकसभा में अगर वो रूल लेके आता हूँ, उसका एक ड्राफ्ट रूल लेके आता हूँ, तो उसके ऊपर वहाँ पे लोअर हाउस में डिस्कशन होगा कि क्या चीज़ रहनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं रहनी चाहिए, क्या चीज़ आपने ऐड किया है उसके अंदर और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ऐसा एक थरर डिस्कशन चलता है आपस में, डिबेट टाइप हो सकता है बहुत बार, आपने देखा रहेगा। और वो वहाँ से अगर बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि हाँ अब ये रूल प्रॉपर है, तो उसको हम लोग फिर वहाँ से लोकसभा से पास करके फिर भेजेंगे राज्यसभा में या अपर हाउस में, और वहाँ से पास होने के बाद में फिर हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, बराबर है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रूल्स, और भी होता है, और ए सर्टेन टेम्पररी भी होता है। जो कोई
एक कोई एक सडन कोई इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाए, वो टाइम पे हम लोग एक सडन रूल्स बनाते हैं। मतलब आप देख लो कि जो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इतने ही लोग हैं, इतने ही लोग गैदर हो सकते हैं कोई पार्टीज या शादी में, ये सारे जो रूल्स है ना, ये कोई हम लोगों ने IT एक्ट 2000 जो पास किया वैसे पास नहीं किए। दिस आर द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म रूल्स जो इमीडिएटली हम लोगों ने प्रेसिडेंट ने बनाया, पास कर दिए। प्रेसिडेंट को छोड़ के यहाँ पे आपको अलग से उसके जो सबॉर्डिनेट मिलेंगे उन्होंने बनाए, बराबर है। प्रेसिडेंट के पास से ऑर्डर मिला या चीफ मिनिस्टर के पास से ऑर्डर मिला, तो उन्होंने अपने लोकल लेवल पे टेम्पररी कुछ रूल बनाए। इसका कोई रूल बुक नहीं है, कोई रूल बुक में लिखा नहीं है कि शादी में कितने लोग अलाउड है, कोई रूल बुक में लिखा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कितना फीट डिस्टेंस होना चाहिए। ये टेम्पररी रूल्स है जो एक बार ये पेंडेमिक सिचुएशन कंप्लीट होने के बाद में वो वाइप आउट हो जाएंगे, बराबर है। ये टेम्पररी है, तो टेम्पररी रूल्स ये थर्ड टाइप होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे। लेकिन मेनली हम लोग जो रूल्स होंगे वो दो टाइप के होंगे आपके। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मॉडिफाई करके या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हम लोग ऐड करते हैं, और दूसरे रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई या अपडेट या उसको चेंज किए बिना, अमेंड किए बिना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रूल्स बनाते हैं। तो IT एक्ट जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बना हुआ है। कैसे पता चला? उसके अंदर के प्रोविजंस जो है उसको हम लोग सेक्शन वर्ड से रिफर कर रहे हैं। आर्टिकल वर्ड से अगर रिफर करेंगे मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So I hope I am very much clear till this point. Now let me know if you have any doubts. So here we are starting with chapter 1. दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्राइम्स ऑफ दिस मिलेनियम, मतलब आज के टाइम पे कौन से टाइप की क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, या फिर गिव एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम्स। तो साइबर क्राइम क्या होते हैं? कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट एज अ मीडियम यूज़ करके आप किसी को परेशान करते हैं, किसी पे अटैक करते हैं, जिसको हम लोग साइबर अटैक बोलते हैं। किसी का इंफॉर्मेशन चोरी करना, किसी का इमेज या ब्रांड को स्पॉइल आउट करना, ये सारे साइबर क्राइम के टाइप्स होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर ब्रेक करना, किसी का अकाउंट बिना उसके परमिशन के एक्सेस करना, किसी का कंप्यूटर बिना उसके परमिशन के एक्सेस करना, किसी के कंप्यूटर में से काम के डेटा चोरी कर लेना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, लाइक पासवर्ड ट्रैफिकिंग, बराबर है, जहाँ पे हम लोग पासवर्ड्स चोरी करने का ट्राई करता है। सो आपने कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके साथ में की लॉगर सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर में आ गया, तो जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपका पासवर्ड स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहता है। सर्वर पे आप जब भेजते हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, लेकिन वो की लॉगर आपने कौन से कीज हिट किए ना वो रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे आपके पासवर्ड आपके सिस्टम्स के बाहर जो अटैकर है उसके पास पहुंच जाते हैं। कॉपीराइट वायलेशन, ये तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक इशू है। आप देख लो कि सॉफ्टवेयर्स है वो आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स के आपको पायरेटेड कॉपी, मूवी, सॉन्ग्स, ये सब के पायरेटेड कॉपी आपको बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं। मूवी तो आप देख लो आज के टाइम पे, वेब सीरीज कोई भी आप बोलो जो ऑनलाइन हम लोग के पास OTT प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर कोई भी जो एक नया शो या मूवी रिलीज होता है वो इमीडिएटली आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो ही जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा टॉरेंट यूज़ करते थे, एक पायरेसी का बहुत बड़ा हब था, बट आज के टाइम पे उसके जगह पे आप देखो टॉरेंट से ज़्यादा पॉपुलर टेलीग्राम हो गया है, बिकॉज आपको उसके ऊपर अलग अलग इतने चैनल्स मिलते हैं, जो मूवीज़ चाहिए, जो सीरीज़ चाहिए, आप सिर्फ सर्च करो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे रिलीज़ हुआ वैसे। और वो भी अलग अलग वेरिएशन में मिलते हैं आपको। आपको कौन से पिक्सल साइज में चाहिए, HD क्वालिटी में चाहिए, 1024 पिक्सल में चाहिए, 720 में चाहिए या 480 में चाहिए, वो सब मिलता है आपको। मोबाइल वर्जन भी मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होता है, मतलब पायरेसी होता है। पायरेसी मतलब कोई एक चीज़ जिसका वो कॉपी करने का आपके पास राइट्स नहीं है, लेकिन आप उसके कॉपीज़ को इन लीगल वे में स्प्रेड कर रहे हैं। कॉपी राइट्स, कॉपी करने का राइट। तो अभी मेरे पास वो एक मूवी को कॉपी, उसका कॉपी बनाने का और वो कॉपी को इंटरनेट पे स्प्रेड करने का मेरे पास राइट्स नहीं है, और फिर भी अगर मैं उसको स्प्रेड करता हूँ, इट मीन्स आई एम ब्रेकिंग सम लॉ, और उसके अगेंस्ट फिर उसके बेस के ऊपर मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। सो कॉपीराइट है।
आप देखो कि कोई एक थिएटर जब मूवी मल्टीप्लेक्स है, पीवीआर है, कोई भी जब वो अपने थिएटर में एक मूवी रिलीज करते हैं ना, तो उनके पास कॉपीराइट्स होते हैं। एक कॉपी उनके पास कॉपीराइट्स होता है कि वो मूवी को अपने थिएटर में रिलीज कर सके। सेम वे जो मूवी चैनल्स होते हैं, सेट मैक्स है, जी सिनेमा है, या हम लोग स्टार मूवीज या ऐसा कुछ देखते हैं, तो उनके पास भी जो वो मूवीज बताते हैं ना, उनके कॉपीराइट्स रहते हैं। जैसे सेट मैक्स के पास 7 जन्म तक का वो सूर्यवंशम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बंधा हुआ है। सो आपको बार बार वो सर्टन मूवीज दिखते हैं उसके ऊपर। सो वो एग्जाम्पल है कि आपके पास उसका कॉपीराइट है, तभी आप वो मूवी को अपने चैनल पे चाहिए उतने बार आप टेलीकास्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। आप देख लो कि स्टार्टिंग में जो आईपीएल के राइट्स थे वो स्टार के पास थे। देन स्टार से वो सोनी के पास चले गए, सॉरी सोनी से स्टार के पास चले गए। सो क्या हो रहा है कि वो कंपनीज जो है ना, वो भी ऐसे अलग अलग जो मैचेस होते हैं ना, उनके कॉपीराइट्स के लिए बोली लगता है वहां पे कि जिसके पास कॉपीराइट्स रहेंगे वो मैच के बीच में एड्स दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिवेन्यू कमा सकता है। आप देख लो कि मैच के बीच में हर ओवर के बीच में आपको एक ऐड मिलता है, कोई आउट होता है तो एक ऐड मिलता है। तो वो जो बीच में जो 10 सेकेंड का 15 सेकेंड का ऐड आता है ना, उसके लिए कंपनीज पे करोर्स ऑफ रुपीज। कौन सा कितना बड़ा मैच है, कितने ऑडियंसेस हो सकते हैं, उसके बेस के ऊपर वो जो एड है ना, उसका पैसा डिफाइंड होता है। देन डुप्लीकेट ट्रेडमार्क्स, आप देख लो नाइकी या ऐसे जो ब्रांडेड हम लोग के शूज या ट्रैक पेन्स होते हैं, या फिर अलग से दूसरे का प्रोडक्ट होता है, आपको उसके एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज आपको मार्केट में बहुत सस्ते में मिलता है। सो वो ट्रेडमार्क कोई कंपनी का जो है, उसका लोगो जो है, उसको आपने काउंटरफेट किया है, मतलब डुप्लीकेट बना के अपने सस्ते प्रोडक्ट आप उसका लोगो लगा के बेच रहे हैं। देन डुप्लीकेट करेंसी बनाना, डेटा ट्रांसफर थेफ्ट, मतलब मैंने डेटा सेंड किया था किसी को और वो किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच गया, है ना। या फिर फेसबुक के थ्रू आपने कोई एक मोबाइल ऐप पे लॉगिन किया था, अब वो मोबाइल ऐप फेसबुक से आपका डेटा चोरी कर रहा है, बिकॉज फेसबुक इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी ऐप टिल अ स्पेसिफिक लिमिट। मिसयूज ऑफ कंप्यूटर टाइम, कंप्यूटर इंट्रूजन, हैकिंग, ये बाकी आपके सर्टन बेसिक चीज़ें हैं। तो ये आपके टाइप है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़े रहेंगे, सर्टन चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इंडिया में। आप देखो कि इंडिया के अंदर ब्राउजिंग पॉर्न मटेरियल, पोर्नोग्राफिक थिंग्स, इट्स नॉट अ क्राइम, but remember, listen very carefully. Browsing pornographic material is not a crime in India, but running a porn site is a crime in India. Getting? So मतलब आप porn site नहीं बना सकते, आप porn content अगर किसी दूसरे को अवेलेबल करा के दे रहे हो, that is a crime. But if you are browsing or if you try to get the excess of porn material, that is not a crime. ठीक है? सो ये नॉर्मल पोर्नोग्राफिक चीज़ों के लिए हो गया, बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन ऑल दी मैनर्स। मतलब अब व्हाट्सएप पे आपने देखा रहेगा कि पीपल यूज टू शेयर स्मॉल क्लिप्स विद देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक कोई छोटा सा क्लिप है जिसमें कोई एक बच्चा है, ठीक है, अगर ऐसा आप शेयर करते हैं, स्टिल इट इज़ अ क्राइम, बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। सो इन इंडिया जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट या चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। सो आप अगर ऐसे चीज़ों को आप शेयर भी करते हैं ना किसी के भी साथ, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। हाँ, नॉर्मल क्लिप्स अगर आप शेयर करते हैं, नो वन केयर्स अबाउट इट, लेकिन अगर ऐसा कुछ शेयर किया आपने और वो अगर किसी ने कंप्लेन फाइल किया आपके अगेंस्ट, सो डेफिनेटली आपके ऊपर केस चलेगा। फिर आपको वो किसने फॉरवर्ड किया उसके ऊपर चलेगा, उसको वो कहाँ से मिला उसके ऊपर, और ये चेन में जो जो लोग रहेंगे सबके ऊपर केस होगा। सो फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वी हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स इन इंडिया,
But with respect to normal pornography, we have very strange rule in India that browsing is not a crime, but starting up your own website which provides such content, which serves such content, such purpose, that's a crime. सो इसके लिए आप देखो कि बहुत सारे जो सच वेबसाइट्स आर हियर, वो खुद को होस्ट करते हैं या अपने साइट को होस्ट करते हैं फ्रॉम सम सर्वर विच इज़ नॉट इन इंडिया. तो मैं भले इंडिया में हूँ, लेकिन जो सर्वर से मैंने अपना वेबसाइट होस्ट किया है वो इंडिया में नहीं है, एंड दैट्स वाई आई डोंट कम्स अंडर दिस प्रोविजन या दिस रूल. सो वो रूल को बाईपास कर रहा है. आई होप समझ में आ रहा है आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मेरा जो वेबसाइट होस्ट होगा, मतलब जो सर्वर ये साइट को होस्ट लाइव करेगा, वो सर्वर इंडिया का नहीं है, वो ऐसे कोई कंट्री का है जहाँ पे क्रिएटिंग योर ओन पॉर्न साइट इज अलाउड, लीगली अलाउड. वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो मगजमारी नहीं है. गेटिंग ये होता है. व्हेन चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन आएंगे, इंटरनेट फ्रॉड्स आते हैं. सो आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, आप लॉटरी जीत गए ऐसा कुछ आता है. और 2003-04 में एक आई लव यू टाइप का वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था. आपको यहाँ पे वो मिलेगा भी, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है. सो जैसे मैंने बोला 2003-04 में वो याहू मैसेंजर बहुत ज़्यादा फेमस था वो टाइम पे, और इंटरनेट एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी वो टाइम पे. और साइबर कैफ़े तो ऐसे पागलों के जैसे चलते थे. जो यंगस्टर्स थे दे आर लाइक क्रेजी कि हाँ क्या चीज़ नया, क्या टेक्नोलॉजी मिल गया उनको. जैसे आज के टाइम पे हम लोग अगर कुछ नए चीज़ों के बारे में सोचते तो वो टाइम में दिस वाज वेरी यूनिक थिंग, तो लोग जाके टाइम पास करते थे. अब आप देखो कि देर आर मल्टीपल पीपल हु आर ट्राइंग ऑन एवरी अदर गर्ल ओवर इंटरनेट, कि हाँ कोई एक जवाब दे दे, कोई एक उसके जवाब आंसर कर दे, देन वो डेट पे जाए, ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलते थे. तो बहुत सारे लोगों के साथ वो एक साथ साइमल्टेनियसली चैट किया करते थे. वो बहुत सारे लोग होते थे ऐसे. ठीक है. अब इस पे क्या हो गया कि आपने बहुत सारे लोगों को अप्रोच करके रखा है. अब जब आई लव यू मैसेज जब आता है ना, तो पीपल थिंक्स कि ओके कोई एक ने तो मेरा जवाब दे दिया, या कोई एक लड़की जो मेरे में इंटरेस्टेड है, या इफ देर आर गर्ल्स दे थिंक्स कि ओके ये लड़का कोई जो है वो इंटरेस्टेड है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि ऐसा आपको एक मैसेज आता है, और जैसे ही लोग बिना ज़्यादा सोचे समझे उसको ओपन करते हैं, वायरस डायरेक्टली जो है वो आपके सिस्टम में आ जाता है. आपका डेटा या तो लॉस हो जाएगा या आपका इन्फॉर्मेशन चले जाएगा. तो वो टाइम पे ये वायरस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. सेम वे 1999 में आप देखो एक मेलिसा वायरस स्प्रेड हुआ था. सो जो ईमेल सिस्टम को अफेक्ट करता था. ओके. सो अब यहाँ पे ये सर्टेन वायरसेस जो है ना, ये बहुत सारे वायरसेस आपको इंडिया के बाहर मिलेंगे, यूएस और यूके में. और आप देखो कि जो हम लोगों ने आईटी एक्ट भी बनाया ना, तो उसमें से बहुत सारे हम लोग प्रोविजंस या रूल्स जो लेके आया ना, वो यूएस और यूके में या यूरोपियन कंट्रीज में उनके आईटी एक्ट, उनके जो साइबर रिलेटेड जो रूल्स है वो कैसे है, उसको फॉलो करके हम लोगों ने अपने रूल्स बनाए. याद रखो. तो हम लोगों का जो रूल है वो खुद का पूरा नहीं है. हम लोगों ने बाकी कंट्रीज का स्टडी किया कि उनके यहाँ पे जब इंटरनेट चालू हुआ, ऑनलाइन बिजनेस चालू हुआ, तो उनको कैसा प्रॉब्लम आ रहा था. वो सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम्स हमको भी आ सकते हैं. तो उन्होंने कैसे रूल्स बनाए, वो रूल्स में उनको क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर उन्होंने क्या चेंजेस किए. तो उन्होंने जो चेंजेस करके फाइनली जो उनका रूल या लॉ था, उसके प्रोविजंस हम लोगों ने इंडिया में भी बोरो किए. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सच कंट्रीज रूल या लॉ. आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सच थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. एंड एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों का, इंडिया का. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. इतना बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कोई दूसरे कंट्री का नहीं है. सो जो बाबा साहेब आम्बेडकर थे, उन्होंने रशिया, यूएस, फ्रांस, वो टाइम के जो बेस्ट कंट्रीज थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल था, उसको बोरो किया, उसके प्रोविजंस को रीमॉडिफाई किया एज पर द इंडियन ट्रेंड्स, कल्चर, और उसको फिर अप्लाई किया है. वैसे ही हम लोगों ने आईटी एक्ट को भी ये सिमिलर वे में अप्लाई किया है कि मल्टीपल कंट्रीज के जो अलग अलग प्रोविजंस है उसको हम लोगों ने स्टडी किया और उसको हम लोग यहाँ पे लेके आए. अब देखो यहाँ पे यू विल फाइंड मेनी हैकर ग्रुप्स.
और स्पेशली अभी क्या होता है कि दो कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ में वॉर लाइक सिचुएशन में होता है ना, तो फिजिकल वॉर के बदले फर्स्ट वो साइबर वॉर करते हैं हमेशा। तो पाकिस्तान और चाइना के साइड से आपको हमेशा पता चलेगा कि इंडिया के ऊपर साइबर वॉर जो है ना वो कंटिन्यूअस चालू रहता है। कोई ना कोई पाकिस्तानी हैकर्स आपको मिलेंगे जो इंडिया के कोई ना कोई काम के वेबसाइट्स को हैक करते हैं। सेम विद चाइना ऑल्सो। तो हम लोग उसके सामने हम लोग भी रिटालिएट करते हैं, हम लोग भी जवाब देते हैं। बट ये सेम चीज़ चलते रहता है। तो कोई गवर्नमेंट के वेबसाइट्स उन्होंने हैक कर लिए, एग्रीकल्चर डिफेंस के, तो हम लोग हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज साइबर वॉर इंस्टेड ऑफ फिजिकल वॉर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट्स, एग्रीकल्चर वेबसाइट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी, एग्रीकल्चर में हम लोगों ने कुछ नया टेक्नोलॉजी लाया, कोई नए बहुत यूनिक इनोवेटिव आइडिया लाया। तो क्या होगा, बहुत बार ये जब एग्रीकल्चर वेबसाइट्स को जब ये हैक करते हैं तो उसके ऊपर के जो यूनिक आइडियाज़ है वो चोरी करके अपने यहाँ पे वो यूज़ करना चालू करेंगे। और देन वो अपने नाम पे रजिस्टर करके वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम लोगों ने ये नया आइडिया या एक नया इनोवेटिव चीज़ एग्रीकल्चर में बताया हुआ है। जहाँ पे सपोज़ कि आप एकदम आईसी प्लेसेस के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं या ऐसा कुछ, है ना। देन आप देखो कि ये रिसर्च सेंटर्स जो है उसके साइट्स हैक होते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग कहाँ कहाँ से वो इंफॉर्मेशन चोरी करके अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वेबसाइट्स को मेनली हैक करते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वी हैव इज डॉक्टर न्यूकर विच इज़ अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तानी हैकर क्लब। और उन्होंने बहुत सारे, ये देखो इंडियन पार्लियामेंट का जो साइट है ना वो भी एक बार हैक हुआ है। देन टेलीफोन एक्सचेंज हैक हुआ है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैक हुआ है, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। देन वी हैव अ थर्ड ग्रुप, नाइटमैन हैक्ड वेबसाइट ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड वेबसाइट सेट बाय इंडियन कंपनीज। तो इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैक करके वहाँ से बहुत सारे जो वी कैन से कि वहाँ से जो बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन चोरी करने का ट्राई करता है। देन उसके आगे देखो बहुत सारे दूसरे वेबसाइट जैसे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी। सो यहाँ पे आप देखो कि IAS IPS जो ऑफिसर्स होते हैं ना उनको ट्रेनिंग मिलता है। वो लेवल के जो ट्रेनिंग है ना वो यहाँ पे दिए जाते हैं। उसका वेबसाइट्स यहाँ पे वो हैक हुआ था। सो वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ओके, अब यहाँ से जो है हम लोग का एक टोटली नया टॉपिक चालू होता है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। ओके, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे बहुत डिटेल में। ओके, नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स।